जी, तो आज हम डिस्कस करते हैं स्पेशल केसेस ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग। तो इससे पहले क्या करते रहे हैं, इससे पहले हम सिंप्लेक्स मेथड के ज़रिए अपने एलपी मॉडल को सॉल्व किया और हमारे एलपी मॉडल कितनी टाइप के हम देख चुके हैं। एक ऐसा एलपी मॉडल जिसमें कंस्ट्रेंट्स की कंस्ट्रेंट टाइप जो है सिर्फ लेस देन इक्वल टू टाइप थी। तो एक तो आपका इस टाइप का मॉडल हमने उसको सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व किया। दूसरा हमने देखा कि कंस्ट्रेंट्स अगर एक भी ग्रेटर देन इक्वल टू है या एक भी इक्वल टाइप आ जाती है या मिक्स्ड फॉर्म में है तो उसको हमने एम टेक्निक से किया। ये तो एक नॉर्मल वे है कि आपके पास मॉडल है, आपने उसको सॉल्व किया और वो एक स्ट्रेट अवे उसका सोल्यूशन मिल गया। लेकिन 4 स्पेशल केसेस भी एग्जिस्ट करते हैं। अगर ये केसेस आ जाएं तो प्रॉब्लम नॉर्मल वे में सॉल्व नहीं होता, बल्कि आप ये कहना चाहिए आपके मॉडल में कुछ ना कुछ इश्यूज होंगे। तो उसको हम एड्रेस करते हैं। अब हम कहते हैं कि ये फोर स्पेशल केसेस हैं आपके पास। एक लीनियर प्रोग्रामिंग में है डिजनरेसी, दूसरे को हम अल्टरनेटिव ऑप्टिमा कहेंगे, और तीसरा अनबाउंडेड सॉल्यूशन, और फोर्थ वन इनफिजिबल सॉल्यूशन। ये 4 केसेस भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। आप नॉर्मल वे में प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो तो आपको इनका पता होना चाहिए। हो सकता है वो जो प्रॉब्लम है, वो जो मॉडल हो, उनमें इन 4 स्पेशल केसेस में कोई एक केस एग्जिस्ट करता हो। तो आज हम डिस्कस करेंगे डीजनरेसी। ये 4 केसेस हैं, 1 2 3 4, और आज हम करेंगे डीजनरेसी। तो मैंने इसके लिए बहुत सिंपल मॉडल लिया क्योंकि बताना ये था कि आपको नॉर्मल वे में तो सॉल्व करना आता है। अगर उसमें इश्यू है तो हम इश्यू पे फोकस करेंगे, ना कि फिर सिंप्लेक्स मेथड कोई कॉम्प्लेक्स किस्म का। तो इसलिए मैंने बोला सिंपल मॉडल लिया। आप देख सकते हैं 2 कंस्ट्रेंट प्रॉब्लम है, और वेरिएबल भी देख सकते हैं, वेरिएबल्स भी मैंने 2 लिए हैं, और इवन कंस्ट्रेंट्स भी लेस देन इक्वल टू लिए हैं, ताकि हम ज्यादा इश्यू की तरफ ना जाएं। हम अपने इश्यू पे फोकस करते हैं, और इश्यू है डीजनरेसी। और इस प्रॉब्लम के अंदर देखते हैं कि डीजनरेसी कैसे हाईलाइट होती है, और डीजनरेसी का मतलब क्या है लीनियर प्रोग्रामिंग कॉन्टेक्स्ट। तो अभी आपको तो नहीं पता कि ये स्पेशल केस एग्जिस्ट करता है, आप तो इसको नॉर्मल वे में सॉल्व करोगे। तो आप सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि कैसे पता चलेगा कि ये प्रॉब्लम में डीजनरेसी एग्जिस्ट करती है। आपको पता है स्टैंडर्ड फॉर्म, अब डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, आप ऑलरेडी प्रॉब्लम को सॉल्व करना जानते हैं। हम सिर्फ डीजनरेसी इशू को ही हाईलाइट करने की कोशिश करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे हैं, और आपको पता है स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होगा, z को ये दोनों आप लेफ्ट साइड पे ले जाओगे, राइट हैंड साइड 0 आ जाएगी। और क्योंकि दोनों कंस्ट्रेंट्स लेस देन इक्वल टू टाइप हैं, तो आप दो स्लैक वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस कर दोगे। इसमें आपने इस इक्वालिटी बनाने के लिए प्लस s1 किया, और इसको इक्वल बनाने के लिए प्लस s2 किया। तो ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म में आप इसको लेके जाते हो टेबल के अंदर। तो स्ट्रक्चर क्या होगा टेबल का, 4 वेरिएबल्स। तो 4 वेरिएबल्स आ जाएंगे x1 x2, ये s1 है, गलती से टाइप हो गया, s1 s2। तो 4 वेरिएबल्स इधर आएंगे, ये सोल्यूशन कॉलम और ये बेसिक कॉलम, ये आ गया। और आपको पता है कि आपका जो इनिशियल बेसिक जो सोल्यूशन होता है, जिसको स्टार्टिंग बेसिक सोल्यूशन कहते हैं, तो आप नॉन बेसिक को 0 एज्यूम करते हुए s1 इक्वल टू 8, s2 इक्वल टू 4, और z इधर x1 x2 को 0 पुट करेंगे तो z इक्वल टू 0 आएगा। और ऑब्जेक्टिव फंक्शन से इसको इधर प्लेस कर दें, z रो -3, x1 का कोएफिशिएंट -3 -9 0 0, डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ये आपकी 1 4 1 0, ये रो आपकी इधर आ जाएगी, 1 2 0 1, ये आपकी। तो आपने वैल्यूज प्लेस कर ली। ऑलरेडी ये हम सिंप्लेक्स मेथड के लेक्चर में कर चुके हैं। तो अब आपने देखना है कि आपका सोल्यूशन ऑप्टिमल है या नहीं, और इसमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइजेशन का है। तो आप देख रहे हो ये दोनों कोएफिशिएंट्स नेगेटिव है, इट मींस ये ऑप्टिमल नहीं है। तो एंटरिंग वेरिएबल होगा x2, और एंटरिंग वेरिएबल का आपने डिसाइड कर लिया।
अब आप रेशियो कैलकुलेट करोगे और रेशियो होगी 8 डिवाइड बाई 4, 4 डिवाइड बाई 2, 2 2। तो कोई चेंज नजर आई है आपको फर्स्ट टाइम? यस सर। क्या चीज? रेशो सेम है सर। रेशियो सेम होगी। इट मींस अगर आपकी रेशियो में टाई पड़ जाए, अब देखिए ये टाई आ चुकी है कि दोनों 2 2 है, मिनिमम हमने लेनी है। तो अगर इस तरह की सिचुएशन आ जाए, इट मींस आपका जो मॉडल है, जो फॉर्मुलेट किया हुआ है, ये डीजेनरेसी का स्पेशल केस एग्जिस्ट कर रहा है। तो एक चीज और नोट कर लें, आप लीव किसको करोगे? कोई गाइड करेगा किसको लीव करेंगे? सर हम कोई भी ले सकते हैं सर, जो रेशो सेम हो। किसी एक को भी लीव कर सकते हो। मैंने आपको शुरू में भी बताया था, जहां भी टाई आ जाए तो आप किसी को भी लीव कर सकते हो। तो थोड़ी सी सिचुएशन जरा नोट कीजिएगा। आप इसको भी लीव कर सकते हो, ये रेड एरो शो कर दिया मैंने, और आप इसको भी लीव कर सकते हो, S2 को भी। तो हम सपोज करते हैं कि हम S1 को लीव कर लें। तो अभी मैं सॉल्व नहीं करने लगा, तो आपको बताने लगा हूं कि डीजेनरेसी अगर आए तो अगली आइट्रेशन में क्या चीज आपको नजर आएगी। अगर आपकी डीजेनरेसी मींस टाई आ जाए रेशियो के अंदर, तो आप इसको लीव करना चाह रहे हो, तो इसकी जगह एंटरिंग होगा x2, राइट। इस x2 की इधर कोई ना कोई वैल्यू कैलकुलेट होगी, जो भी हम आइट्रेशंस को कंप्यूट करने के लिए रो ऑपरेशन लगाएंगे, यहाँ वैल्यू आएगी जिसको ये भी कैंडिडेट था लीविंग का, लेकिन हमने उसको लीविंग के लिए सिलेक्ट नहीं किया। इस वेरिएबल की सॉल्यूशन वैल्यू 0 हो, ये एक पॉइंट नोट कर लें। अगर आपकी इधर टाई पड़ जाए रेशियो के अंदर, इट मींस इस प्रॉब्लम में डीजेनरेसी एग्जिस्ट कर रही है, ये डीजेनरेसी का स्पेशल केस है। और अगली आइट्रेशन में जिसको आप लीव कर रहे हो, उसकी जगह जो एंटरिंग आएगा उसकी तो कोई ना कोई वैल्यू आएगी, जिसको आपने लीव नहीं किया, जो कैंडिडेट था, इसकी सॉल्यूशन वैल्यू अगली आइट्रेशन में डेफिनेटली 0 आएगी। अगर आप इसको सिलेक्ट करते हैं लीविंग के लिए, इसको, तो इसकी जगह एंटरिंग वेरिएबल x2 आएगा, इसकी कोई ना कोई वैल्यू आएगी, और जिसको आपने जो कैंडिडेट था लीविंग का, आपने लीविंग के लिए सिलेक्ट नहीं किया, उसकी वैल्यू 0 आएगी। तो ये चीज ध्यान में रखें, डीजेनरेसी अगर कहीं है तो ये चीज आप फेस करो। जी पॉइंट क्लियर हो गया? बताइएगा। यस सर। तो अब हम ये चीज समझाने के बाद हम इसको सॉल्व करें। हम इसको लिविंग ले रहे हैं, तो पिवट आपका बन जाएगा 4, और S1 की जगह पे आप x2 एंटर कर लोगे, और 4 से डिवाइड करके पिवट रो जो न्यू पिवट रो होती है उसको पिवट कॉलम से ओल्ड पिवट डिवाइड बाय पिवट कॉलम होता है। ये आपका रिजल्ट आ गया। अब हम उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे। Z जिसको 0 हम कहते हैं, तो 0 में रो ऑपरेशन, अब मुझे डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, आपको पता होगा ये रो ऑपरेशन के जरिए कैलकुलेशन होती है। तो जो Z के लिए हम रो ऑपरेशन लगाएंगे, हम एज्यूम करते हैं ये रिजल्ट आ गया, एज्यूम नहीं किया बल्कि यही आएगा। S2 रो कैलकुलेट करनी है, फिर रो ऑपरेशन के साथ ये रिजल्ट आएगा। अब आप देख सकते हैं ये 0 वही 0 आया जो मैंने पहले बताया था कि ये आना चाहिए। अब हमने कंप्यूट करने के बाद, जो रो ऑपरेशन लगाने के बाद देखा ये 0 ही आया है। अब आप देख सकते हैं कि अब सॉल्यूशन आपका ऑप्टिमल है या नहीं, ये बताइए। नो सर। नो सर। आप अभी भी एक कोएफिशिएंट नेगेटिव है और मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम है, तो आपका नॉन ऑप्टिमल है, ये एंटरिंग वेरिएबल होगा। जब ये एंटरिंग वेरिएबल होगा, अब हमने रेशियो का डिसाइड करना है। 2 डिवाइड बाय 0.25 ये 8 आएगा, 0 डिवाइड बाय 0.5 0। तो मिनिमम रेशियो कौन सी होगी? 0 सर। 0। S2। 0। तो एक स्टूडेंट ने मुझे ईमेल की थी, उसने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि सर अगर 0 आ जाए इसको भी डिस्कार्ड करना है या नहीं। तो मैंने उसे ईमेल में आंसर किया था कि आपने इसको इग्नोर नहीं करना। और आज
सब स्टूडेंट्स के साथ चलो ये केस आ गया है, तो सबके साथ डिस्कशन में ये बात आ गई कि आपने नेगेटिव अगर रेशियो आती है उसको डिस्कार्ड करना है, और अगर इन्फिनिटी आती है इनवैलिड उसको डिस्कार्ड करना है। तो नेगेटिव और इन्फिनिटी को डिस्कार्ड करना है, जीरो ना तो नेगेटिव है ना ये इन्फिनिटी है, इसको कंसिडर करना है। तो मैं आपको एक लेक्चर में ये भी बताऊंगा कि ये नेगेटिव और इन्फिनिटी क्यों डिस्कार्ड करते हैं, डिस्कार्ड में क्यों इग्नोर करते हैं, ये मैं आपको किसी बाद वाले लेक्चर्स में ये आपको बताऊंगा कि नेगेटिव क्यों इग्नोर होती है और इन्फिनिटी क्यों इग्नोर होती है। तो इधर जीरो अगर आती है तो आप 0 और 8 में मिनिमम देखोगे और आपके पास मिनिमम है 0, तो ये आपका लिविंग वेरिएबल हो। सेम उसी तरह S2 लीव कर रहा है और X1 एंटर हो रहा है, और ये क्योंकि सेकंड रो है, सेकंड रो S2 की जगह पे आ जाएगा X1, और ये पिवट है। इस रो को, पिवटल रो को पिवट एलिमेंट के साथ डिवाइड करें तो ये 1 और ये बाकी कैलकुलेशन। उसी तरह कंप्यूटेशन जो हमने सिंप्लेक्स मेथड जब स्टार्ट किया था वही कंप्यूट कर रहे हैं उसी हिसाब से, तो डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। जी रो ऑपरेशंस के साथ जी कैलकुलेट कर लेंगे। इसी तरह ये x2 है, x2 रो ऑपरेशन के साथ न्यू x2 आ जाएगी, ये रिजल्ट आ जाएगा। तो आप बताएं ऑप्टिमैलिटी आ गई है या अभी भी आगे सॉल्व करते आ गई है सर। हैं? आ गई आ है। गई है सर। सोल्यूशन आपका ऑप्टिमल। देखिए आपने प्रॉब्लम एक लिया और नॉर्मल वे में उसको सॉल्व किया, आपको ऑप्टिमल आंसर आ चुका है। लेकिन ये नॉर्मल केस नहीं है, ये स्पेशल केस है और इसमें डीजनरेसी एग्जिस्ट कर रही है। तो हमने ये देखना है कि ये डीजनरेसी का मतलब क्या है, ये स्पेशल केस क्यों इसको कहा गया है, तो उसको ऑब्जर्व करते। प्रॉब्लम तुम्हारा सॉल्व हो चुका है और मैंने ये भी बता दिया कि जैसे ही रेशियो में टाई आए आपके प्रॉब्लम के अंदर, आप समझ लें इसमें डीजनरेसी एग्जिस्ट कर रही है। तो ये स्पेशल केस है डीजनरेसी। तो और ये भी बता दिया कि अगर कहीं टाई आए तो उसकी अगली आइट्रेशन में जिस दोनों लिविंग कैंडिडेट थे, अगर एक को लीव करेंगे तो दूसरे की वैल्यू कंप्यूट करने के बाद वो 0 आएगी, ये भी हमने ऑब्जर्व कर लिया। तो अब हम जरा देखते हैं कि ये डीजनरेसी है क्या। तो ऑब्जर्वेशन 1 को देखते हैं। अगर कहीं देखिए, ये तो बाय चांस मैंने ऐसा प्रॉब्लम लिया जिसमें फर्स्ट आइट्रेशन में ही रेशियो टाई कर गया, तो आपको पता चला कि अगली आइट्रेशन में एक बेसिक वेरिएबल 0 हो चुका है। लेकिन अगर 10 आइट्रेशंस हैं और उसमें थर्ड आइट्रेशन पे आपको ये पता चलता है कि जी रेशियो टाई कर गई है थर्ड आइट्रेशन में, और मैं अज्यूम कर रहा हूँ वो 10 आइट्रेशन में प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला है, तो जब थर्ड में ये डिटेक्शन हुई कि टाई है रेशियो में, तो फोर्थ आइट्रेशन में क्या होगा, एक बेसिक वेरिएबल 0 होगा जिसको आपने सिलेक्ट नहीं किया लीविंग के। यहाँ पे ये भी कह सकते हैं अगर आपके पास 3 रोज हैं, 3 रेशियोज हैं, उसमें से 2 सेम है और एक डिफरेंट है, और जो 2 सेम है वही मिनिमम है, फिर भी आप इसी तरह करोगे कि उन्हीं 2 में से एक को आप लीव कर लोगे और नेक्स्ट में जिसको आपने छोड़ा उसकी सोल्यूशन वैल्यू क्या आएगी, 0। अब और फर्दर वो आगे सॉल्व होता जाएगा और 10th आइट्रेशन पे जाएगा, इसको हम अभी बाद में देखते हैं। अभी जो हम ऑब्जर्वेशन 1 में डिस्कस करेंगे वो ये है कि अगर डीजनरेसी कहीं से डिटेक्ट हुई है, इट मींस आपका जो मॉडल है जो फॉर्मुलेट किया हुआ है, यानी ऑब्जेक्टिव फंक्शन और एसोसिएटेड कंस्ट्रेंट्स, उसमें कोई ना कोई इररेगुलरिटी है। अगर आपकी रेशियो में टाई आती है, मींस ये स्पेशल केस है डीजनरेसी का, तो आपका जो मॉडल है वो प्योर नहीं है, उसमें कोई ना कोई इररेगुलरिटी। जरा देखिएगा ऑब्जर्वेशन 1 क्या है। द इंफॉर्मेशन यानी टाई इन रेशियो या डीजनरेसी may lead to discovering irregularities in the construction of model। और वो irregularity किस टाइप की है, वो टाइप भी पता चलेगी। वो टाइप यह irregularity है कि आपकी एक कंस्ट्रेंट रिडंडेंट है। रिडंडेंट मीन
फालतू है, एक्स्ट्रा है, उसकी जरूरत नहीं है, अगर उसको सिस्टम से निकाल भी दिया जाए तो फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आए। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया कि अगर आपके सॉल्व करते हुए प्रॉब्लम में कहीं रेशो में टाई आती है, मिनिमम रेशियो में टाई आती है, और भी दो सेम हो सकती हैं, लेकिन अगर वो मिनिमम नहीं है उसको तो कंसिडर ही नहीं करना है। अगर मिनिमम रेशियो में टाई आती है, एक से ज्यादा रोज मिनिमम है, तो फिर आपको पता चलना चाहिए कि ये इंफॉर्मेशन ये डीजेनरेसी वाला स्पेशल केस को हाईलाइट करती है, और आपके मॉडल में जो आपका एक्चुअल मॉडल है उसमें इररेगुलरिटी है, यानी एक कंस्ट्रेंट एक्स्ट्रा है। यहां तो नजर नहीं आएगा अलजेब्राइक वे में, आप टेबल के अंदर ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, ये ग्राफिकली इसको ऑब्जर्व किया जा सकता है, उस इररेगुलरिटी को देखा भी जा सकता है। तो अब हम ग्राफिकली देखते हैं, इसको विजुअलाइज करते हैं ग्राफिकल मेथड के साथ। आपको याद होगा मैंने आपसे एक दफा कहा था कि ग्राफिकल मेथड हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए बहुत सूटेबल है। नॉर्मली हम प्रॉब्लम 2 वेरिएबल हो या मोर देन 2 वेरिएबल, हम अलजेब्राइक से सॉल्व करना चाहें तो 2 वेरिएबल में ग्राफिकल मेथड इसलिए आपको सिखाया गया कि आप हर चीज को विजुअलाइज कर सकते हो। जैसे ये इररेगुलरिटी आई है, ये अलजेब्राइक में तो नहीं पता चल रहा, चलिए आप ये कह सकते हैं कि रेशियो में टाई आ गई और पता चल गया आपको कि ये टाई की वजह से डीजेनरेसी, लेकिन वो कौन सी ऐसी कंस्ट्रेंट है जो रिडंडेंट है इसका अभी भी नहीं पता चल रहा, वो आइडेंटिफाई नहीं हो रही। सिर्फ ये पता चला है कि डीजेनरेसी है, लेकिन इररेगुलरिटी यानी कौन सी कंस्ट्रेंट रिडंडेंट है, आपको टेबल से ये इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही। ये इंफॉर्मेशन ग्राफिकल मेथड से मिल जाएगी। तो अभी मैं इसी प्रॉब्लम को ग्राफिकल वे से आपको विजुअलाइज करवाता हूँ कि वो कौन सी वो इररेगुलरिटी कहाँ पे है और कौन सी कंस्ट्रेंट है जो रिडंडेंट है। तो जरा आपको आज ये भी पता चल जाएगा कि मैं ग्राफिकल मेथड पे क्यों फोकस करता था, और आपको मैं आज का प्रॉब्लम मैंने लिया भी 2 वेरिएबल है ताकि टेबल के अंदर भी डीजेनरेसी को दिखाया जा सके, और टेबल में जो विजुअलाइजेशन नहीं हो रही वो ग्राफिकल मेथड से विजुअलाइज करवा दिए। तो आज का प्रॉब्लम भी 2 वेरिएबल लेने का मकसद ये था कि आपको इररेगुलरिटी ग्राफिकल मेथड में दिखाई जाए। सर रिडंडेंट का दोबारा बता दीजिएगा क्या होता है? दोबारा क्या कहना चाह रहे हैं, दोबारा से? रिडंडेंट कंस्ट्रेंट रिडंडेंट माइक जरा ऑफ कीजिएगा, आप शोर है जरा। रिडंडेंट होता है एक्स्ट्रा कंस्ट्रेंट, वही अभी बताने लगा हूं, आप जरा देखिए। ये आपके पास मॉडल है जिसका ये सॉल्यूशन आपके सामने है, इसी को प्रॉब्लम को आज हमने सॉल्व की है। ये आपके सामने अलजेब्राइक वे में मैंने सिंप्लेक्स मेथड के जरिए इसको सॉल्व किया। इसका अगर मैं ग्राफ लूं, ये इसका ग्राफ है। अब मैं ग्राफिकल मेथड आपको करवा चुके हैं, आप प्रीवियस लेक्चर्स यूट्यूब पे पढ़े हुए हैं, आप देख सकते हैं ग्राफिकल मेथड। आप इसकी डिटेल बताने की जरूरत नहीं है कि ये कैसे प्लॉट हुआ है, तो सिर्फ हम देखते हैं कि इस मॉडल का ये ग्राफ है और देखना है कि ये कैसे पता चलता है कि इसमें रिडंडेंट कंस्ट्रेंट कौन सी। जरा गौर से देखिएगा, इस लाइन को प्लॉट किया है x1 + 2x2 ≤ 4। ये इधर जरा फेड आ रही है, लेकिन मतलब ये कर्सर को फॉलो कीजिएगा, ये लाइन है ये वाली, x1 + 2x2 ≤ 4। सॉल्यूशन स्पेस डाउनवर्ड है, ये शेडेड कर दिया रीजन। दूसरी पहली कंस्ट्रेंट है ये वाली, इसकी अगर लाइन ड्रॉ करेंगे ये आएगी, ये कर्सर फॉलो करें, ये वाली है, ये है x1 + 4x2 ≤ 8। इस कंस्ट्रेंट की सॉल्यूशन स्पेस डाउनवर्ड है, और डाउनवर्ड करने के बाद हमने कॉमन रीजन लेना होता है, तो कॉमन रीजन यही बनेगा। फॉलो किया पॉइंट को? यस सर। अच्छा, अब आपके पास ये कॉमन रीजन है, तो मेरे पास सॉल्यूशन स्पेस आ गई। मुझे सिर्फ ये बताइएगा, अगर ये वाली मेरे जरा हैंड्स को जरा ऑब्जर्व करें, जो हमने कंस्ट्रेंट ऊपर ये वाली जो कर्सर को देखिएगा, ये वाली कंस्ट्रेंट, इस कंस्ट्रेंट को ऐसे में पकड़ के ऐसे उठा के फेंक दूं तो सॉल्यूशन स्पेस पे फर्क पड़ेगा? बताइए। नो सर। इस कंस्ट्रेंट को मैं ग्राफ से हटा देता हूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? ये देखें इंटरसेक्शन ये यहां पे आ रहा है, इस इंटरसेक्शन की वजह से
इस लाइन का होना या ना होना एक बराबर है। आप इसको उठा के निकाल दें, ग्राफ से पता चल रहा है कि ये कंस्ट्रेंट, ये जो लाइन है ये इस कंस्ट्रेंट की थी, ये वाली। इट मींस ये कंस्ट्रेंट सिस्टम में हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिडंडेंट है। रिडंडेंट मीन फालतू है, एक्स्ट्रा है, सॉल्यूशन स्पेस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। एक स्टूडेंट ने अभी पूछा था, पॉइंट क्लियर हो गया रिडंडेंट कंस्ट्रेंट का? यस सर। अब आप देखें, ये चीज इधर तो विजुअलाइज हो सकती है ग्राफिकल में, इधर नहीं विजुअलाइज हो सकती। तो आपके पास कोई एफिशिएंट वे नहीं है आइडेंटिफाई करने का रिडंडेंट कंस्ट्रेंट डायरेक्टली फ्रॉम द टेबल। तो देयर इज नो एफिशिएंट टेक्निक टू आइडेंटिफाई रिडंडेंट कंस्ट्रेंट डायरेक्टली फ्रॉम द टेबल। अब ये तो पता चल गया जब अलजेब्राइक वे में हम सॉल्व कर रहे हैं कि डिजनरेसी है, रेशियो में टाई आ चुकी है, लेकिन आप या तो उसको लीव करें या उसको लीव करें, दोनों इक्वल कैंडिडेट है। लेकिन ये नहीं पता चलता कि ये भी पता चल गया इरेगुलरिटी है आपके मॉडल, लेकिन ये नहीं पता चलता कि कौन सी कंस्ट्रेंट रिडंडेंट है। रिडंडेंसी के बारे में एक और बता दूं, ये ऐसी है जैसे दो मार्केट डिमांड आपके माइंड में आई, आपने उसको कंस्ट्रेंट की शेप में लिख लिया, आपने कहा ये भी मार्केट डिमांड हो सकती है, आपने उसकी एक कंस्ट्रेंट बना ली। और आपके माइंड में आया कि ये भी मार्केट डिमांड है, उसको भी फॉर्मुलेशन टाइम पे आपको पता नहीं चला कि एक ही बात है और आप उसको उसकी दो कंस्ट्रेंट्स बना रहे। तो पॉसिबल है उन दो कंस्ट्रेंट्स में से एक कंस्ट्रेंट ऐसी है उसी के अंदर वो पहले वाली मार्केट डिमांड भी पूरी हो रही है, लेकिन फॉर्मुलेशन टाइम पे अक्सर ये पता नहीं चलता। उस टाइम पे आपने उसको दो मार्केट डिमांड समझा और दो कंस्ट्रेंट्स बनाए, उसमें एक कंस्ट्रेंट एक्स्ट्रा आ गया। हालांकि अगर गौर से अगर आप सोचते तो एक जो कंस्ट्रेंट है, एक मार्केट डिमांड है, उसमें जो दूसरी कंस्ट्रेंट आप एडिशनल लिख रहे हो वो उसी के अंदर कवर हो रही है, लेकिन आपको फॉर्मुलेशन टाइम पे नहीं पता चला। इसको कहा गया है कि मॉडल में इरेगुलरिटी आपने इंपोज कर दी, आपको नहीं पता चला और वो रिडंडेंट कंस्ट्रेंट ऐड हो गई। अब जो वो अगर 10 कंस्ट्रेंट्स हैं उसमें एक रिडंडेंसी आ गई, उससे क्या इश्यू आएगा? प्रॉब्लम तो देखिए अभी भी आपने सॉल्व किया, आपने रिडंडेंट कंस्ट्रेंट के साथ ही टेबल के अंदर मैंने सॉल्व किया, आंसर मेरा आ चुका है। वो रिडंडेंसी उसको आप निकालें कंस्ट्रेंट को या ना निकालें, प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है। इश्यू क्या आ सकता है अगर आप नहीं निकालते? कोई स्टूडेंट बताएगा जिसकी माइक की साउंड भी ठीक हो? जी, कोई नजर आता है कोई इश्यू है? आएगा भी या नहीं इश्यू आएगा? जी स्टूडेंट्स, चलो जिनका माइक ठीक नहीं है वो भी बोल सकते हैं, यस और नो में बता दो। नो सर, नहीं सर, कोई क्यों नहीं आएगा। मैं इसको हाईलाइट करता हूं। आपकी एक कंस्ट्रेंट एक्स्ट्रा आपने ऐसी ले ली तो इट मींस आपने कंप्यूटेशनल कॉस्ट बढ़ा दी, वो कैलकुलेशन भी आएगी जबकि उसकी जरूरत ही नहीं थी, तो आपकी कंप्यूटेशनल कॉस्ट बढ़ गई। दूसरा, अगर वो रिसोर्स के तौर पे आपने एक ले लिया कंस्ट्रेंट, तो आप खुद अंदाजा करें, आप एक एक्स्ट्रा रिसोर्स इन्वॉल्व कर दिए मॉडल के अंदर जबकि उसकी जरूरत नहीं है। तो आप एक एक्स्ट्रा रिसोर्स ले रहे हो, एक वो प्रॉब्लम, और दूसरा प्रॉब्लम कंप्यूटेशनल वाइज भी कि आपने एक एक्स्ट्रा कंस्ट्रेंट दी है तो कैलकुलेशन में उसकी इन्वॉल्वमेंट है, आपका जो एल्गोरिथम है वो थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। क्यों? वो उसको उसकी भी कंप्यूटेशन करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब है आपका जो मॉडल है वो प्योर होना चाहिए, नीट एंड क्लियर, एफिशिएंट। और एफिशिएंट इस सूरत में होगा कि उसमें कोई रिडंडेंसी ना हो। तो मॉडल फॉर्मुलेशन में अगर रिडंडेंसी आ गई है तो आप जब सॉल्व करोगे तो वो रिडंडेंसी स्पेशल केस में डिटेक्ट हो जाती। जी बताइएगा, पॉइंट क्लियर हुआ? यस सर। जी, अब जी पॉइंट क्लियर है ना? यस सर। जी सर। एक ऑब्जर्वेशन तो मैंने ये बता दी कि जहां रेशियो में टाई आए तो डिजनरेसी एग्जिस्ट करती है, और ये शो क्या कर रही है? ये शो कर रही है कि आपका मॉडल में इरेगुलरिटी है, और इरेगुलरिटी भी बता रही है। कौन सी इरेगुलरिटी है?
वो इरेगुलरिटी है कि एक कंस्ट्रेंट कोई एक्स्ट्रा है, फालतू है, रिडंडेंट है। सेकेंड ऑब्जर्वेशन देखते हैं। सेकेंड ऑब्जर्वेशन देखें, ये आपकी लास्ट और सेकेंड लास्ट कंस्ट्रेंट को देखते हैं। यहां मैंने लास्ट और सेकेंड लास्ट कही है, चलिए पहले बता देते हैं, एक्सप्लेन करने के बाद फिर आता हूं कि ये लास्ट और सेकेंड लास्ट नहीं है, बल्कि ये कहना चाहिए अगर 10 कंस्ट्रेंट्स हैं और थर्ड कंस्ट्रेंट में टाई आई है मिनिमम रेशियो में, तो जहां पे टाई आई है उसके नेक्स्ट कंस्ट्रेंट यानी थर्ड में डिटेक्शन हुई है डिजेनरेसी की, तो फोर्थ आइट्रेशन और फिफ्थ आइट्रेशन उनकी बात कर रहा हूं, और बाकी 10 अगर टोटल आइट्रेशन है तो 6 से 10 तक वो अलग है। तो मैं जो भी बात करने लगा हूं यहाँ पे लास्ट और सेकेंड लास्ट इसलिए की है कि वो डिटेक्शन, वो जो रेशियो थी सेम, वो फर्स्ट आइट्रेशन में ही आ गई है, और नेक्स्ट आइट्रेशन जो सेकेंड है और जो थर्ड है तो उसमें प्रॉब्लम सॉल्व हो चुके हैं। तो आपकी डिटेक्शन इधर हुई है, आपकी नेक्स्ट आइट्रेशन सेकंड ये है और थर्ड ये है, तो इसलिए कहा गया है कि जहां डिटेक्शन हो उसके नेक्स्ट वाली इस प्रॉब्लम में ये सेकंड लास्ट है, ये लास्ट है। और अगर मैं बात करूंगा 10 आइट्रेशंस की, उसमें थर्ड में डिटेक्शन हुई है, तो मैं फोर्थ और फिफ्थ की बात करने लगा जी। अभी फिलहाल इस सिनेरियो में हम कहते हैं लास्ट और सेकंड लास्ट आइट्रेशन। आप नोट करें सेकंड लास्ट में आपकी जी की क्या वैल्यू है 18, और लास्ट में जी की वैल्यू क्या है 18। आप देखें ये नॉन ऑप्टिमैलिटी शो कर रही है कि जी इंप्रूव करेगी अगली आइट्रेशन। क्यों नॉन ऑप्टिमल? आपने अगली आइट्रेशन में कैलकुलेशन की लेकिन आपकी ऑब्जेक्टिव वैल्यू इंप्रूव नहीं की, ये तो थी ऑब्जेक्टिव वैल्यू। एक और चीज नोट करें, सेकंड लास्ट में पूरे सॉल्यूशन को लिखते हैं, पूरे सॉल्यूशन को लिखना है तो सारे वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं जो बेसिक सेक्शन में नजर आ रहे हो या ना नजर आ रहे हैं। तो यहाँ x1 की क्या वैल्यू है, नॉन बेसिक है 0, x2 की क्या वैल्यू है 2, s1 मिसिंग है, क्या वैल्यू होगी 0, s2 इधर मौजूद है, बेसिक वेरिएबल है लेकिन एक स्पेशल टाइप डीजेनरेसी में नजर आई कि बेसिक वेरिएबल की वैल्यू भी 0 हो सकती है, यानी बेसिक कॉलम में है मीन बेसिक वेरिएबल है लेकिन वैल्यू 0 है। ये और चीज है, ये इस 0 की वजह से नॉन बेसिक नहीं है, ये है बेसिक वेरिएबल विद 0 वैल्यू। तो आप देखें यहाँ पे सॉल्यूशन क्या आएगा, x1 0, ये मैंने लिख दिया, इसको ब्लैक कलर में लिखा, ब्लैक कलर शो कर रहा है नॉन बेसिक है। x2 2 है, x2 2 मैंने ब्लू कलर में इसलिए इसको लिखा, ब्लू कलर का मतलब है ये बेसिक कॉलम के अंदर है, बेसिक वेरिएबल है और इसकी वैल्यू 2 है। s1 मिसिंग है, नॉन बेसिक, s1 को ब्लैक कलर में मैंने शो किया, नॉन बेसिक की वजह से 0 वैल्यू। s2 बेसिक है, ब्लू कलर में है लेकिन 0 वैल्यू है, बेसिक 0। और g 18, जरा इधर नोट कीजिएगा, x1 क्या वैल्यू है इसकी 0, वही नहीं है जो इसमें है, सेम। x2 2 है, इधर भी x2 2 है। s1 मिसिंग है 0, इधर भी 0 ही है, इधर भी 0 है। s2 प्रीवियस में 0 था, इसमें मिसिंग है 0 और z भी 18 है, मींस इस आइट्रेशन में भी सेम वही सॉल्यूशन रिपीट हो रहा है, x1 0, x2 2, s1 0, s2 0 और z 18 सेम वही आ रहा है। मैं इसको लिख देता हूं, मैंने कलर स्कीम के साथ सिर्फ बेसिक और नॉन बेसिक करने की वजह से दिया, देखिए सेम है, x1 0, x1 0, x2 2, x2 2, s1 0, s1 0, s2 0, ये गलती से s1 लिखा गया, s2 है, s2 0, s2 0, z 18 सेम है। कोई डिफरेंस नजर आ रहा है, कोई एक छोटा सा डिफरेंस हो अभी भी, सॉल्यूशन वैल्यू तो सेम नजर आ रही है।
बताएं, कोई डिफरेंस नजर आ रहा है आप लोगों को? नो सर। एक डिफरेंस है, 0 का सर। वेरिएबल है, इसका बेसिक और नॉन बेसिक कैटेगराइजेशन डिफरेंट है, कैटेगरी डिफरेंट है। अब देखिएगा, ये नॉन बेसिक है सेकंड लास्ट आइटरेशन में, 0 वैल्यू है, 0 ही वैल्यू रहेगी, लेकिन वो बेसिक वेरिएबल बन गया इसमें। इधर ये बेसिक ब्लू कलर मैंने बेसिकली यूज किया था, इसमें x2 2 है, इसमें भी x2 2 है, ये इधर भी बेसिक था, इधर भी बेसिक है। इसमें ये नॉन बेसिक इसमें था, इसमें भी नॉन बेसिक है, जबकि इधर ये बेसिक था, इसकी कैटेगरी चेंज हो चुकी है। तो आपका जो आइडेंटिकल सॉल्यूशंस है सेकंड लास्ट और लास्ट में, लेकिन जो बिहेवियर है बेसिक और नॉन बेसिक वो चेंज हो रहा है, इससे फर्क नहीं पड़ता, हम कह सकते हैं कि सॉल्यूशन सेम। इसको मैंने इस तरह से लिखा है, आइडेंटिकल वैल्यूज फॉर ऑल वेरिएबल्स एंड ऑब्जेक्टिव वैल्यूज ही आइडेंटिकल है, सेम है, डिफरिंग ओनली इन बेसिक एंड नॉन बेसिक कैटेगराइजेशन ऑफ वेरिएबल्स। तो लेकिन आप क्या देख रहे हो, आप देख रहे हो कि जैसे ही रेशियो में टाई आए, उसके नेक्स्ट आइटरेशन जाहिर है इधर वो सेकंड लास्ट है, और लास्ट आइटरेशन दोनों के सॉल्यूशंस भी सेम होंगे और z भी z वैल्यू भी सेम हो। यहां तो ऑप्टिमल आ चुका है। अगर सपोज कर लें 10 आइटरेशन प्रॉब्लम है, या मुझे नहीं पता कितनी आइटरेशंस का प्रॉब्लम है, थर्ड आइटरेशन पे कहीं डिटेक्शन होती है, रेशियो में टाई आ जाती है, तो इट मींस थर्ड में ऑब्जर्व हुआ कि ये रीजनरेसी वाला प्रॉब्लम है, फोर्थ और फिफ्थ में सॉल्यूशंस क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, बताइएगा यस सर नो। सेम होनी चाहिए सर। सेम होने चाहिए। तो क्या हमें पता चल गया कि ऑप्टिमैलिटी अभी नहीं आई, डीजनरेसी डिटेक्ट हो चुकी है, तो क्या हमें, और हमें यह भी पता है कि आगे सॉल्यूशन भी चेंज नहीं होगा और ऑब्जेक्टिव वैल्यू भी चेंज नहीं होगी, क्या हम इधर ही स्टॉप कर सकते हैं अपनी कंप्यूटेशनल कॉस्ट को बचाने के लिए? बजाय इसके हम 2 आइटरेशंस और, एक आइटरेशन और कैलकुलेट करें। जैसे हमें पता चला रेशियो में टाई आ चुकी है, अगली आइटरेशन हमने कैलकुलेट कर ली और हमें नजर आ रहा है कि अगर डीजनरेसी एग्जिस्ट कर रही है, तो अगली आइटरेशन अगर कैलकुलेट करेंगे तो ना ऑब्जेक्टिव वैल्यू चेंज होगी ना सॉल्यूशन वैल्यू चेंज होगी, तो अभी ऑप्टिमैलिटी यानी नॉन ऑप्टिमल है। तो क्वेश्चन ये है कि यहाँ स्टॉप कर देना चाहिए या नहीं? आंसर बताएं, यस और नो। करना चाहिए सर। सिचुएशन यही बताइए करना चाहिए, लेकिन आंसर है नो। उसकी रीजन ये है, कभी कभी ये जो डीजनरेसी है ये टेम्पोरेरी होती है और बाद में रिमूव हो जाती है। अब अगर आप कहीं स्टॉप कर दिया, आपने तो यही समझा थर्ड आइटरेशन में डिटेक्शन हुई, फोर्थ आइटरेशन आपने कैलकुलेट कर ली, फिफ्थ इसलिए नहीं की कि उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन अगर वो डीजनरेसी टेम्पोरेरी है तो वो उस स्टेट से निकल आएगा और इंप्रूव करना शुरू कर सकता है। तो रियलिटी में जो डीजनरेसी है ये टेम्पोरेरी भी हो सकती है, तो इसलिए आपके पास एक ही है कि आपने उसको ऑप्टिमल लेवल तक सॉल्व करना है, अगर डीजनरेसी डिटेक्ट होती है या नहीं भी होती, आपने ऑप्टिमम लेवल तक जाना है। ये पॉइंट क्लियर हो गया? यस सर। तो आपको यानी ये मैंने कहा कि इज इट पॉसिबल टू स्टॉप द कंप्यूटेशन एट दैट आइटरेशन वेयर डीजनरेसी फर्स्ट अपीयर्स इवन दो इट इज नॉट ऑप्टिमम? आंसर है नो। रीजन क्या है? रीजन है सॉल्यूशन में भी टेम्पोरेरीली डीजनरेट। तो ये मैंने कुछ रिमार्क्स भी इधर ऐड कर दिए, आपके पास स्लाइड्स भी होंगी ताकि ये रिकॉर्डिंग भी आ जाए कि जो बात वर्बल बताई गई है उसकी स्टेटमेंट भी आपको इधर डिस्प्ले में नजर आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ, सेकंड ऑब्जर्वेशन हमें ये मिली कि जहां पे डीजनरेसी डिटेक्ट होगी यानी मिनिमम रेशियो सेम आएगी, उसकी नेक्स्ट आइटरेशन आप कैलकुलेट करें, कंप्यूट करें, और अगर अभी भी वो नॉन ऑप्टिमम है तो उसके बाद वाली आइटरेशन, उसके भी बाद अगर वो परमानेंट डीजनरेट केस है तो सॉल्यूशन सेम होगा और ऑब्जेक्टिव वैल्यू भी इंप्रूव नहीं होगी, लेकिन टेम्पोरेरीली डीजनरेट भी हो सकता है, इसलिए आप उसको स्टॉप नहीं कर सकते, आपको उसको ऑप्टिमम लेवल तक लेके जाना होगा। अगर
परमानेंट है, टेम्पोरेरी नहीं है, फिर तो कहा जा सकता है कि आप स्टॉप, इवन नॉन ऑप्टिमल है तो आप स्टॉप कर सकते हो। लेकिन ये कौन बताएगा कि टेम्पोरेरी है या परमानेंट, ये गेस नहीं कर सकते। इट मींस आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा एंड तक। पॉइंट क्लियर? यस सर। सर लास्ट तक जाकर सर अगर ऑप्टिमल ना हो सर तो फिर वहां पर उसको छोड़ देंगे आगे, फिर ना करें उसको। दोबारा से बताएं क्या कहना चाह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ सर लास्ट तक अगर हमारे पास 8 आइट्रेशन है सर, और अगर लास्ट तक हमारे पास वो ऑप्टिमल ना हो जाए, ऑप्टिमल ना हो, हाँ लास्ट तक सर ऑप्टिमैलिटी टेस्ट वो उसका पास ना हो लास्ट तक। हाँ इस सिचुएशन को मैं डिस्कस करता हूँ। बहरहाल ये पॉइंट समझ आ गया जो इधर कहा जा रहा है। यस सर ये तो समझ आ गया। फिर ये बताया जा रहा है अगर परमानेंट डिजनरेसी है तो मिनिमम रेशियो एक थर्ड आइट्रेशन में आ गई, आपने नेक्स्ट आइट्रेशन कैलकुलेट कर ली, अभी भी नॉन ऑप्टिमल है, और नेक्स्ट भी करेंगे तो ना तो इंप्रूव करेगा ऑब्जेक्टिव वैल्यू और ना सोल्यूशन अगर परमानेंट है। और आपको आगे केस करते हैं, देखते हैं अगली ऑब्जर्वेशन। थर्ड ऑब्जर्वेशन, साइक्लिंग और सर्कलिंग। ये वो बात है शायद इसी को आप बात करना चाह रहे थे। अब ऐसा पॉसिबल है कि आपका नॉन ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, आप एक आइट्रेशन नेक्स्ट कंप्यूट करते हो, अभी भी नॉन ऑप्टिमल है लेकिन ऑब्जेक्टिव वैल्यू इंप्रूव नहीं की, अगेन आप उसको नॉन ऑप्टिमल एंट्रिंग बनाते हो, नॉन ऑप्टिमल को जाहिर है उसको एंट्रिंग वेरिएबल लोगे, लीव और लीविंग का डिसाइड करोगे और एक आइट्रेशन और कैलकुलेट करोगे, तो एक आइट्रेशन और कंप्यूट करोगे, अगेन आप देखते हो कि ऑप्टिमलिटी कंडीशन बता रही है सॉल्यूशन इज नॉट ऑप्टिमल, और रेशियो सॉरी ऑब्जेक्टिव वैल्यू अगर आप जी की देखें वो भी इंप्रूव नहीं कर रही। अब आप करते जा रहे हैं और एंड रिजल्ट नहीं आ रहा, ऑप्टिमलिटी भी अचीव नहीं हो रही और ऑब्जेक्टिव वैल्यू भी इंप्रूव नहीं कर रही, तो ऐसा भी हो सकता है। ऐसी सिचुएशन को हम कहते हैं कि ये साइकिल एग्जिस्ट कर रहा है, सर्कलिंग साइक्लिंग। तो मैं इसलिए इसको हाईलाइट इधर किया है, आपको बताना इसलिए जरूरी है। अगर आप सिंप्लेक्स मेथड लगा रहे हो और मैनुअली सॉल्व करते जा रहे हैं तो कहीं ये सिचुएशन आए कि सॉल्यूशन ऑप्टिमल भी नहीं हो रहा और ऑब्जेक्टिव वैल्यू भी इंक्रीज नहीं हो रही, तो आप समझ लें कि आप उसको बाय फोर्स यहीं पे स्टॉप कर सकते। क्यों? उसमें साइकिल आपने देखा होगा, अक्सर प्रोग्रामिंग में भी साइकिल आ जाता है और बाय फोर्स उस साइकिल को आप टर्मिनेट करते हैं। तो ये आप देख सकते हो कि अगर आपके मॉडल के अंदर साइकिलिंग या सर्कलिंग एग्जिस्ट करती है तो उसका तो कोई एंड नहीं होगा। क्यों? ना तो उसने ऑप्टिमल होना है और ना ही ऑब्जेक्ट, और आप ये भी ऑब्जर्व कर रहे हो कि ऑप्टिमल भी नहीं हो रहा और ऑब्जेक्टिव वैल्यू भी इंक्रीज नहीं हो रही, तो इट मींस इसमें साइकिल, ये साइकिल एग्जिस्ट कर रहा है, ये सर्कलिंग का केस है, साइक्लिंग का केस है। आप उसको बाय फोर्स मैनुअली कर रहे हो तो वैसे स्टॉप कर दो, लेकिन जाहिर है ये जो हम पढ़ रहे हैं, ये जो सब्जेक्ट सीख रहे हैं, तो इसका कंप्यूटराइजेशन ही इसका सोल्यूशन है। तो कंप्यूटराइज्ड वर्जन है आपके पास सिंप्लेक्स मेथड का। तो क्या कंप्यूटर के जरिए कोई ऐसा एल्गोरिथम बना सकते हैं कि इसको डिटेक्ट कर लें वाया एल्गोरिथम और फिर इसको हम स्टॉप कर दें? तो क्या ऐसी पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है अगर इसका कंप्यूटर एल्गोरिथम बनाए? जी, तो ऐसा पॉसिबल है कि आप इस एल्गोरिथम को मॉडिफाई कर दें। किसको मॉडिफाई करेंगे? सिंप्लेक्स मेथड को मॉडिफाई करेंगे। डीजेनरेसी तो उसके अंदर ही सिंप्लेक्स मेथड के अंदर डिटेक्ट होती है ना, तो डीजेनरेसी के लिए कोई अलग एल्गोरिथम तो नहीं है, वही एल्गोरिथम है सिंप्लेक्स। तो आपका तो एक ही एल्गोरिथम है सिंप्लेक्स, वो लेस देन इक्वल टू कंस्ट्रेंट्स के लिए हो या ग्रेटर देन इक्वल टू या इक्वल टू कंस्ट्रेंट्स के लिए हो, जो भी टाइप हो, तो आपका सिंप्लेक्स मेथड का एक ही वर्जन है। वो जो सिंप्लेक्स मेथड का एक वर्जन है आपके पास, उसमें अगर आप चेक लगाओगे साइक्लिंग या सर्कलिंग को डिटेक्ट करने के लिए, अगर चेक लगाओगे तो असल में आप अपने एक्चुअल एल्गोरिथम को स्लो डाउन कर दोगे। ये जो केस है ना साइक्लिंग और सर्कलिंग, ये इतना रेयर है, मैं एज्यूम कर सकता हूं अगर 100 प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व करें, किसी एक प्रॉब्लम में ये साइक्लिंग या सर्कलिंग एग्जिस्ट कर सकती है,
99 प्रॉब्लम में ऐसा केस, ऐसे चांसेस नहीं है। तो इसका चांसेस बहुत रेयर है। अगर चांसेस रेयर हो तो बताएं क्या ऐसा रिस्क लिया जा सकता है? ऐसा रिस्क लिया जा सकता है कि आप एक चेक इम्पोज कर दें डिटेक्ट करने के लिए, जबकि उसके चांसेस भी बहुत रेयर है। तो एक्चुअली आप 99 टाइम्स जो आपके नॉर्मल प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, एक चेक इन्वॉल्व करके उनको स्लो डाउन कर दोगे तो 99% कह लें आप, 99% प्रॉब्लम में अगर ये केस सर्कलिंग और साइकिलिंग का नहीं होता तो आप सिर्फ उस 1% की वजह से उसको हैंडल करने के लिए अपने एल्गोरिथम को मॉडिफाई कर दें तो वो 99% जो आपके नॉर्मल प्रॉब्लम है उनमें भी वो चेक लगेगा, वो साथ साथ उसको टेस्ट करेगा तो उसको स्लो डाउन करेगा। तो नॉर्मली जो ऑपरेशन रिसर्च की कम्युनिटी है उन्होंने ये इसको एडजस्ट नहीं किया। क्यों? बहुत रेयर केस है। तो अपने वो एक्चुअल 99% जो आपके प्रॉब्लम्स हैं उनको, उनके एल्गोरिथम को स्लो डाउन नहीं करना चाहते। तो जरा देखिएगा मैंने इसके बारे में क्या रिमार्क्स लिखे। पहले बताया साइक्लिंग और सर्कलिंग क्या होता है। इट इज पॉसिबल फॉर द सिंपलेक्स मेथड टू एंटर ए रेपिटेटिव सीक्वेंस ऑफ इटरेशंस नेवर इंप्रूविंग द ऑब्जेक्टिव वैल्यू। ऑब्जेक्टिव वैल्यू भी इंप्रूव नहीं हो रही, नेवर सेटिस्फाइंग द ऑप्टिमैलिटी क्राइटेरियन, ऑप्टिमैलिटी कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं हो रही, ऑप्टिमैलिटी भी नहीं आ रही और ऑब्जेक्टिव वैल्यू भी इंप्रूव नहीं कर रहा। तो दोनों केसेस में अगर ये सिचुएशन आती है तो हम कहेंगे ये साइक्लिंग और सर्कलिंग का केस है। और हमें पता है कि इसकी एलिमिनेशन के मेथड्स हैं, साइक्लिंग को एलिमिनेट करने के लिए मेथड्स हैं, लेकिन ये मेथड क्या करते हैं, ये स्लो डाउन कर देते हैं कंप्यूटेशन। और इसीलिए जो एलपी कोड्स हैं उसमें इस प्रोविजन को, साइक्लिंग को इंक्लूड नहीं किया गया। क्यों? ये बहुत रेयर केस है, प्रैक्टिकली ये एक रेयर केस बनता है। आई थिंक साइक्लिंग और सर्कलिंग का भी आइडिया हो गया होगा। जी बताइएगा। यस सर, हो गया जी। आइडिया आवाज हो गया आ रही है सर, आइडिया हो गया। एक मिनट, वॉल्यूम इधर से बंद हो गई। जी ये इधर वॉल्यूम बंद हो गया था, अब बताइएगा। यस सर, आइडिया हो गया सर। अभी मैं आपको ये बताऊं, सिर्फ काम इतना है, अगर ये क्वेश्चन आते हैं तो इसको कैसे सॉल्व करना है। जस्ट आपने क्या करना है, नॉर्मल वे में सॉल्व करने, मिनिमम रेशियो डिटेक्ट होती है तो समझ लें डीजनरेसी है इसके अंदर, आप उसको एंड तक सॉल्व करना है। अगर एंड तक सॉल्व हो जाता है तो आंसर क्या करना है, आंसर ये नहीं करना कि ये ऑप्टिमल आंसर है, ठीक है बता दिया ये ऑप्टिमल आंसर है, लेकिन साथ ये जरूर मेंशन करना है कि डीजनरेसी एग्जिस्ट कर रही है और आपके मॉडल के अंदर इर्रेगुलरिटी है। ये इर्रेगुलरिटी लाजमी तौर पे मेंशन करना और साथ बताना है कि ये इर्रेगुलरिटी कौन सी टाइप की है। ये इर्रेगुलरिटी है कि आपका वो जो मॉडल है उसमें एटलीस्ट वन कंस्ट्रेंट रिडंडेंट, ये भी मेंशन कर लें। बस प्रॉब्लम को सॉल्व करें, ऑप्टिमल लेवल तक सॉल्व कर लिया, सॉल्व करने के बाद आपने बता दिया कि इसमें इर्रेगुलरिटी। अगर टेम्पररी रीजनरेट है वो तो ऑटोमेटिकली अगली आइटरेशन में उससे निकल जाएगा, फिर तो कोई इश्यू नहीं है। लेकिन अगर परमानेंट डीजनरेट है तो वो डेफिनेटली ऑप्टिमल लेवल तक जाएगा। जाने के बाद आपको कमेंट करना है इर्रेगुलरिटी को और ये बताना है कि एक कंस्ट्रेंट रिडंडेंट है। और दूसरी चीज, अगर कहीं साइक्लिंग और सर्कलिंग आ जाए तो फिर बाई फोर्स उसको टर्मिनेट कर दे और मेंशन करने कि ये केस सर्कलिंग का एग्जिस्ट कर रहा है, कि ना तो ऑब्जेक्टिव वैल्यू इंप्रूव हो रही है और ना ही ऑप्टिमैलिटी अचीव हो रही है। यानी आपको ऑब्जेक्टिव वैल्यू से पता चलेगा ना, अगर तो ऑब्जेक्टिव वैल्यू इंप्रूव कर रहा है, हो रही है, फिर तो इसका मतलब है आप चलते जाएं आगे 100 आइटरेशन तक भी चले, जाहिर है नॉन ऑप्टिमल है, अब अगला स्टेप गया तो और इंप्रूव हो गया, नेक्स्ट गया तो और इंप्रूव हो गया। ये भी केस आगे जाके हम देखेंगे, एक और केस आएगा अनबाउंडेडनेस, उसमें भी हम देख लेंगे। फिलहाल आप इंप्रूव करते जाए, लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव वैल्यू ही इंप्रूव नहीं कर रही तो 3-4 आइटरेशन आप कर चुके हैं, इट मींस ये साइक्लिंग
का केस। इसमें इसको आप कह सकते हैं कि ये साइकिल एग्जिस्ट कर रहा है और उसको बाई फोर्स टर्मिनेट कर, ये कह के कि ये सर्कलिंग वाला